अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो काफ़ी एक दिलचस्प है। उसमें हम एक नए मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक्सचेंजेस जो हैं क्रिप्टो की वो क्या होती हैं और उनकी अक़साम क्या होती हैं, और साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि कॉइन्स को स्टोर कैसे करते हैं ख़रीद के, और वॉलेट्स का तारुफ़ करवाऊँगा, और आखिर में मैं आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कॉइन्स को कैसे ख़रीद सकते हैं। आज की वीडियो में एक और चीज़ का भी तज़किरा मैं सरसरी तौर पे करूँगा कि किस तरह के कॉइन्स होते हैं जिनको आप ख़रीद के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। तो वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहें आखिर तक। तो एक्सचेंज, जैसे कि हम उर्दू में कह सकते हैं मंडी, तो एक मंडी होती है जहाँ पे ख़रीदार आते हैं और साथ-साथ जो बेचने वाले हैं वो मौजूद होते हैं, तो आपस में वो फिर सौदेबाजी करते हैं। तो यही एक्सचेंज की एक आम फ़हम डेफ़िनेशन, तारीफ़ कह लें, आम फ़हम अल्फ़ाज़ में हम यही कह सकते हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो की दुनिया में मंडियाँ जो होती हैं, उनकी अक़साम क्या होती हैं। तो आम तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 2 तरह की बुनियादी अक़साम होती हैं मंडियों की, क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। इसको मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि जैसे सुपर मार्केट होती है पाकिस्तान में, कि एक मार्केट है, एक दुकान है बहुत बड़ी, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलती हैं। आपको वहाँ से जो है वो दूध और चीनी और ये मिल जाते हैं, कपड़े भी मिल जाते हैं, जूते भी मिलते हैं, आपको क्रॉकरी की अशिया भी मिल जाती हैं, खिलौने मिलते हैं बच्चों के, स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल जाती हैं, सब्जियां, फल वगैरह सारा कुछ उसी दुकान में होता है। तो आप वहाँ से जो चीज़ चाहें खरीदें, और फिर आप काउंटर पे जाते हैं एंड पे, तो उन चीज़ों का बिल आप एक ही जगह पे देते हैं। चाहे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खरीदें, आप एक ही जगह बिल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इस तरह की मंडी में, इस तरह की मार्केट में क्या होता है कि एक जो मार्केट का जो ऑनर होता है, मार्केट का जो मालिक है, वही ज़िम्मेदार है उसकी सिक्योरिटी का, वही ज़िम्मेदार है कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ आके बिकने के लिए आएगी। अब हम आते हैं एक और तरह की मंडी की, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के हर शहर में बहुत सारे चौक होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे रेहड़ी वाले आके खड़े हो जाते हैं, ठेला लगा लेते हैं अपना कोई ना कोई। जहाँ पे कि कोई भी आ जाता है, कोई भी आके अपना ठेला लगाया और अपना माल बेचना शुरू कर दिया। कोई उसको नहीं पूछता कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? वो अपना माल लाता है और अपना जो भी चीज़ है वहाँ पे बेचना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस जगह पे कोई फल बेच रहा होगा, कोई कपड़े बेच रहा होगा, कोई जूते बेच रहा होगा अलहदा से, हो सकता है 10 लोग वहाँ जूते बेच रहे हों, 25 लोग फल बेच रहे हैं, कोई नान भी बेच रहा है, कोई वहाँ पे हो सकता है अपने कान सफाई का बंदा बैठा हो। तो वहाँ पे मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, कोई उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई कानून नहीं होता एज सच के भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। आके हर बंदा आके अपनी चीज़ बेच सकता है और कोई भी आके उसको खरीद सकता है। अब जो मैंने पहले वाली आपको मंडी की किस्म बताई, हम ये क्रिप्टो की सेंस में उसको कह कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, कि एक सेंट्रल बॉडी है, मतलब जो एक्सचेंज का, दुकान का, सुपर स्टोर का मालिक है, वो एक बॉडी है, वो सेंट्रलाइज्ड चीज़ है, उसमें सारी क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, और इन उसके अंदर जो माल आ रहा है उसकी उनके बारे में कौन कौन सा माल वहाँ बेच सकते हैं, उसकी इन सब चीज़ों का जिम्मेदार वो सेंट्रल बॉडी है। जबकि जो दूसरी किस्म मैंने बताई, चौक में जो लोग ठेले लगा के बैठे होते हैं, तो वो जो किस्म है उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड, कि उसका मतलब है कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है, हर बंदा आके अपना माल वहां पे बेचने लग जाता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड दो बुनियादी अकसाम हैं। इस वक्त जो आप स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। ज़्यादातर जो हैं सबसे मशहूर उनमें बाइनेंस है, और भी बहुत सारी जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो है मशहूर एक्सचेंजेस हैं। इन इन सब में होता क्या है कि इन सब में मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो कॉइन्स हैं, वो यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। आप अपना अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बना के डॉलर्स से या जो भी आपके पास फिएट करेंसी है उससे आप यहाँ पे जाके, ज़्यादातर काफ़ी सारी करेंसीज ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके तो उन करेंसी के एवज आप ये चीज़ें जो हैं कॉइन्स ख़रीद सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता यह है कि जैसे आपने सुपर स्टोर्स में देखा भी होगा कि हो सकता है कि
कुछ सुपर स्टोर्स में जो है ना खेलों की चीज़ें, सब्जियां, फल और ये जो है ये चीनी, दूध, आटा वगैरह वैसी चीज़ें मिलती हों। वहाँ पे कपड़े ना हों, कपड़े लेने के, और कुछ हो सकता है कि ऐसी सुपर स्टोर हों जिसमें जूते भी पड़े हों और कपड़े हों लेकिन क्रॉकरी की चीज़ें ना हों। ठीक है, तो ऐसे मुख्तलिफ सुपर स्टोर हो सकते हैं जिसमें कि आपको हो सकता है 70% ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हों, बाकी 30% ना मिलती हों। इसी तरह से ये जो एक्सचेंजेस होती हैं इनमें भी ऐसे होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पे अवेलेबल हों, क्योंकि इन्होंने अपना कोई स्टैंडर्ड रखा होता है। इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया रखा होता है कि किस सुपर स्टोर में कौन कौन सी चीज़ आके खरीदी जा सकती है। तो इसी तरह से ये लोगों ने जो जो इनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरने वाले कॉइन्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने एक्सचेंज में, उन्हीं को अपनी मंडी में, मार्केट में आने की इजाज़त देते हैं। इसकी वजह से होता यह है कि सारे कॉइन्स किसी भी एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अवेलेबल एट ए टाइम नहीं होते। हो सकता है कि कुछ कॉइन लेने के लिए आपको अकाउंट बाइनेंस में खोलना पड़े, कुछ कॉइन्स जो हैं वो हो सकता है crypto.com में पड़े हों, कुछ जो है वो किसी और में पड़े हों। लेकिन जो ज़्यादा जो फेमस कॉइन्स हैं वो तकरीबन तमाम की तमाम एक्सचेंजेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी और बहुत सारे जो टॉप के कॉइन्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारी एक्सचेंजेस सपोर्ट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सारी चीज़ें सुपर स्टोर्स में मिल जाती हैं तो फिर ये ठेले लगाने का और उस दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो हैं उनका क्या मकसद है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं इसके अंदर फर्ज करें कि असद, मैं अपना जाके एक टोकन बनाता हूँ असद कॉइन के नाम से, तो असद कॉइन को मैं जाके तो बेचना शुरू कर देता हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है एक एज ए नए कॉइन बनाने वाले के तौर पे कि मैं जाके तो किसी सुपर स्टोर में अपना कॉइन जाके बेचने लग जाऊं। उनके बहुत सख्त चेक एंड बैलेंस है, सवालात होंगे। तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं इन जगहों पे जाऊं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में और जाके अपना ठेला लगा लूं वहां पे और कॉइन बेचना शुरू कर दूं। जहां ये मेरे लिए एज कॉइन बनाने वाले के लिए बहुत फायदेमंद है, इसी तरह से खरीदने वालों के लिए भी वो बहुत फायदेमंद है। वो कैसे? वो इस तरह से कि अब फर्ज करते हैं कि मैं एक नया कॉइन बनाने वाला हूं और मैंने जाके वहां पे ठेला लगा लिया अपना। तो मैं अपनी कीमत जो है वहां पे शुरू में, क्योंकि मैं नया हूं मार्केट में, तो मैं बहुत ही थोड़ी कीमत के अंदर अपनी चीजें, अपने कॉइन बेचूंगा वहां पे। वो जो कीमत होती है वो शुरू में बहुत ही ज़्यादा थोड़ी होती है। और क्या होता है कि जो बहुत सारे ख़रीदार होते हैं उनको सस्ते दामों वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। चीज़ें मतलब कॉइन्स मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते दामों वहाँ से कॉइन लेते हैं वो। और होता ये है कि अगर तो मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, मेरा कॉइन के पीछे कोई वाकई कोई सॉलिड एक मकसद है, और मेरा कॉइन चल पड़े आगे, तो क्या होगा कि फिर ये जो एक्सचेंजेस हैं ये मुझे कहते हैं कि ठीक है भाई, आप अपना माल इधर भी बेचें। तो क्या होगा कि फर्ज कर लेते हैं कि आज आपने 100 असद कॉइन खरीदे हैं यहाँ से 10 रुपए के, ठेला मार्केट से, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से आपने असद कॉइन, 100 असद कॉइन खरीद लिए 10 रुपए के। तो होगा क्या कि जिस दिन मुझे इनमें से कोई भी जो सुपर मार्केट वाले हैं वो मुझे कहेंगे कि हाँ जी आप जो हैं यहाँ पे भी आके अपना अपना सामान बेच सकते हैं, तो जिस दिन मेरा वहां पे कॉइन लिस्ट होगा, तो उसी दिन क्या होता है कि जो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कहते नहीं भाई हम इतवार बाजार से चीजें नहीं लेते, हम तो सिर्फ सुपर मार्केट से लेते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कई लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं भाई, यहाँ इतवार बाजार में चीजें लेने से डरते हैं। वो कहते हैं इधर तो कोई भी आ जाता है अपना माल बेचता है, हमें क्या पीछे गारंटी है, हम अपनी चीज, आपका कॉइन खरीदें, कल को आपका कॉइन चले ही ना और वो डूब जाए तो हमारा पैसा भी डूब जाए। बात उनकी वैलिड है, रिस्क तो है यहाँ पे। तो वो कहते नहीं भाई हम सिर्फ जो है ना सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से कॉइन खरीदेंगे। और कुछ जो हैं लोग ऐसे हैं कि उनको कानूनी तौर पे या उनको जो है उनके मुल्क में टैक्स की वजह से या मुख्तलिफ वजूहत से वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से ही कॉइन्स खरीदते हैं। तो जिस दिन मेरा कॉइन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट होगा, किसी में, एक में या एक से ज़्यादा में भी एक साथ वो लिस्ट हो जाए, तो इधर आपने 10 रुपए के मेरे 100 कॉइन खरीदे थे, उधर जो है हो सकता है मेरा जाते ही मेरा एक कॉइन 10 रुपए का हो जाए या 100 रुपए का एक हो जाए। तो इधर बैठे बैठे आपको, आपके पास जो है आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, आपके कॉइन्स की जो असद कॉइन आपने 100 खरीदे थे 10 रुपए के, आज एक कॉइन 10 रुपए का हो गया हुआ है या 100 रुपए का हो गया हुआ है, क्योंकि वो वहां पे लिस्ट हो गया है। तो बैठे बैठे जो ना आपको इतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। और फिर जाहिर है कि जब वो एक्सचेंज में लिस्ट होगा तो फिर वो और बढ़ेगा आगे, तो फिर आपको और ज्यादा फायदा हो जाएगा।
तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो नज़र रखते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कि नए नए कॉइन्स कौन से आ रहे हैं, वो देख रहे होते हैं और फिर जो है वो वहाँ पे सस्ते दामों अच्छे अच्छे कॉइन्स खरीद लेते हैं, बहुत ही सस्ते दामों, और इंतज़ार में होते हैं कि जिस दिन वो किसी और एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए तो फिर उसके कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में चीज़ें लेने का। जो सबसे मशहूर जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो है यूनिस्वैप। मैं आपको अगली वीडियो में यूनिस्वैप इस्तेमाल करना भी बताऊंगा। अभी मैं आपको अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं क्योंकि वो भी ज़रूरी है, अगले एपिसोड में भी काम आएगा, और वो है वॉलेट्स। जब लोग कॉइन खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसका कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो उसको इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो ये है कि लोग कॉइन खरीद के तो उसको एक्सचेंज में ही रहने देते हैं, वहां पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज में जब पड़ा होता है तो वहां पे कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जी, हमने हो सकता है इसको कल अगले दिन बेचना हो। जो ही हम नज़र रखते हैं कि जो ही कॉइन का रेट ऊपर गया तो हम बेच दें। ठीक है, और मुख्तलिफ वजूहात से कुछ लोग जो हैं वो वहीं पे रहने देते हैं और वो ये समझते हैं कि ठीक है जी, एक्सचेंज जो है वो सिक्योर है और जी एक्सचेंज इंश्योर्ड है, उसकी इंश्योरेंस हुई 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 है। तो या और भी वजूहात से वो लोग वहीं रहने देते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कॉइन को सेव करने का कि वो खरीद के उधर एक्सचेंज में ही रहने देते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कि वो लोग जो हैं उसको वॉलेट में डाल लेते हैं। वॉलेट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप लोग करेंसी रुपया रुपीस जो हैं, 100 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट, इन नोटों को वॉलेट में रखते हैं, इसी तरह से कुछ लोग जो हैं क्रिप्टो कॉइन्स को खरीद के तो वॉलेट में डाल लेते हैं। वो कहते हैं जो हम एक्सचेंज में नहीं रखते, हो सकता है एक्सचेंज हैक हो जाए तो हम क्या करें, तो वो जो है उसको अपने पास वॉलेट में रख लेते हैं। दो वजूहात होती हैं, एक तो वही मैंने बताया कि सिक्योरिटी वजह रीजंस के वो कहते नहीं भाई हम ट्रस्ट नहीं करते स्टोर मालिक पे, या जी कोई भी आके हैक कर ले तो हमारा क्या बनेगा, बात उनकी ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जो है उनको वॉलेट में रख लेते हैं। अब वॉलेट्स की दो किस्में हैं, एक जो है वो कहते हैं हॉट वॉलेट और एक होता है कोल्ड वॉलेट। या इसको हम ये कह सकते हैं, एक और टर्म्स में हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। तो मेरा ख्याल है ये टर्म आपके लिए ज़्यादा आसान है, तो हम सॉफ्टवेयर वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर वॉलेट जैसे कि आपको लग रहा है कि ये कोई वॉलेट होगा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा, कि इसके अंदर जो है आप कोई ऐप होगी, इसको आप डाउनलोड करेंगे और फिर जो है अपने कॉइन्स उसमें उस वॉलेट में डाल देंगे। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर वॉलेट। मैं आपको अगली किस्त में आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट एक कॉन्फ़िगर करके भी बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट के बारे में अगली किस्त में। अब आते हैं हार्डवेयर वॉलेट की तरफ। हार्डवेयर वॉलेट जो है वो एक हार्डवेयर होता है, बहुत ही सिक्योर किस्म का मैकेनिज्म है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने कॉइन्स को एक्सचेंज से उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स मुख्तलिफ तरह के हैं। जो दो ब्रांड हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, एक है ट्रेजर और दूसरा है लेजर। मेरे पास जो है ये लेजर वॉलेट है। ये देखें वॉलेट क्या होता है, हार्डवेयर वॉलेट आप देख रहे हैं कि ये एक जैसे यूएसबी की तरह समझ लें, एक चीज़ होती है। तो इसके अंदर जो है हम अपने कॉइन्स को डालते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, और इसका बहुत सिक्योर मैकेनिज़्म है। और ये मैं आपको किसी और किस्त में इसको इस्तेमाल करके, अभी आपको ज़रूरत नहीं, अभी तो आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं, तो मैं किसी दिन आपको इसमें कॉइन्स ट्रांसफ़र करके भी दिखाऊंगा कि इसमें कॉइन्स हम कैसे डाल सकते हैं। क्योंकि अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूंगा, और अगली जो वीडियो होगी उसमें इस सारी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।